हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग चला रहे हैं रिवीजन इंडिया की क्लासेस। तो आज के रिवीजन इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ रिप्रोड्यूस एनिमल। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और मतलब इस वीडियोस में एक छोटे से पार्ट में हम लोग पूरे इस कंप्लीट चैप्टर को देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस मेरा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ते हैं और ये एज अ मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन भी रहेगा। इश्क की नशे में बेकाबू ना होना, इश्क की नशे में बेकाबू ना होना, बाबा बन जाना लेकिन कभी बाबू ना बनना। और इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, जो कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चीज पे पहले चर्चा करेंगे। अगर मैं एक चीज बोलूं कि जीव जनन का सिर्फ सिंपली मैं बताऊं, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो जीव जनन कैसे करते हैं, जीव का मतलब हो गया एनिमल्स। अब देखो बाबू, एनिमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं। आप कहोगे सर ह्यूमन क्यों उसमें आते हैं? क्योंकि बाबू एक जो कार्य एनिमल करता है एजेटिव कार्य ह्यूमन भी करता है, बस उनमें फर्क क्या रहती है। ह्यूमन के पास एज अ टीचर होते हैं जो हमारे रास्ते को बताते हैं, यानी कह सकते हैं हमारे पथ को, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। बट जो हमारे जानवर होते हैं उनके पास कोई मार्गदर्शक यानी कि कोई भी टीचर नहीं होता है। और यही चीज मैंने कहा कि हमारे एनिमल और एज अ ह्यूमन बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है एज अ मतलब कह सकते हैं माइंड का। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला हम लोग देखेंगे जनन, यानी कि जनन किसे कहते हैं। तो पहला हमने देखा, इसमें जानेंगे कि जीव जनन किसे कहते हैं, और दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे जनन के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के जनन होते हैं। तीसरा हमारा लैंगिक जनन क्या कहलाता है, इस पे चर्चा करेंगे। और चौथा नर जनन तंत्र, फिर उसके बाद हम लोग मादा जनन तंत्र, और फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। फिर अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियां क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा जनन के स्वास्थ्य, यानी कि भैया किसी को भी जनन करने के लिए उसके जनन अंग यानी कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। सबसे पहला बात आता है जनन, यानी कि एक मैं आसान भाषा में कहूं तो अपने जैसे संतति को जन्म देना ही हमारा जनन कहलाता है। यानी गौर करिएगा, मैंने कहा कि ठीक अपने जैसे किसी संतति का जन्म देना, संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब दूसरा चीज, एक ह्यूमन या फिर एज अ एनिमल हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, अर्थात मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अपने पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी मतलब जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी व्यक्ति की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे एज अ डिफिनेशन के थ्रू लिखा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या वृद्धि करता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब बाबू है कि जीव क्या करेगा, अपनी संख्या में, अपनी पॉपुलेशन में वृद्धि करेगा, मतलब बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा। या कोई जीव अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जनन कहते हैं। अपने जैसे समान संतति का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो ह्यूमन की कहूं तो ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन के पुत्र भी अगर होंगे, संतति या फिर संतान होंगे तो क्या होंगे, ह्यूमन ही होंगे। अब ऐसा थोड़ा ना है कि वो जानवर हो जाए, ठीक है। तो यही चीज होता है कि जो चीज मतलब मान लीजिए जिसका मीटिंग होगा ठीक उसी के जैसे जन्म लेना हमारा क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जनन के प्रकार, यहाँ पे मैंने लिखा था जनन के प्रकार। अब देखो जनन के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक बाबू होते हैं लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। एक चीज को ध्यान देना, ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस बता दो, यानी कि अंतर बता दो। तो पहला देखो, मैंने यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंस बता दिया है। देखो लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, यानी ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं इसको डिफाइन करते जाऊंगा। ठीक है, 2 जीवों की आवश्यकता का मतलब क्या होता है, मेल भी होना चाहिए बाबू और साथ साथ में फीमेल भी होना चाहिए। यानी अगर मैं हिंदी बोलूं तो दो जीवों का मतलब हुआ इसमें पुरुष और महिला दोनों का रहना अनिवार्य है। अगर आपका पुरुष या महिला दोनों नहीं रहते हैं तो फिर जनन नहीं हो सकता है।
यही कहने का मतलब है कि दो जीवों की क्या होगी, इसमें आवश्यकता होगी। फिर अगला इसमें है कि युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब कि कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर मतलब कह लीजिए यहाँ पे युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर अगला देखिए इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। भाई निषेचन होगा तभी तो बेबीज तैयार होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी आपका बेबीज तैयार होगा ना। आपको पता होना चाहिए कि एक बेबीज को जन्म देने, एक माँ को 9 महीने का मतलब कह सकते हैं टाइम पीरियड लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि 9 महीने में उसका क्या होता है बाबू, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग निषेचन होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला इसमें होता है युग्मनज बनता है, या फिर युग्मकों का निर्माण होता है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगला उसके बाद देखो विभिन्नता अधिक आती है। विभिन्नता अधिक आएगी भाई, अब जाहिर सी बात है आप बेबीज को जन्म दे रहे हो तो इसमें क्या होगा, विभिन्नता थोड़ा आ सकती है। इधर आ जाओ, इधर वाले में यानी कि कदम है अलैंगिक जनन। अब देखो इसको मैं अगर इंग्लिश में भी बात कर दूं तो इसको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें देखो एक जीव की आवश्यकता होती है, यानी जो आपके अलैंगिक जनन होंगे उसमें कोई भी एक रहेगा तो काम चल जाएगा, चाहे मेल रहना चाहिए चाहे फीमेल रहना चाहिए, किसी भी एक को रहना जरूरी है। अर्थात चाहे पुरुष रहे या फिर चाहे महिला रहे, जनन हो जाएगा। लेकिन इसमें जनन के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है। दूसरा देखो युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। मैंने कह दिया भैया, इसमें अगर कोई एक रहता है तो आपके अंदर स्पर्म यानी कि बीज सप्लाई होगा ही नहीं। तो बीज जब तक सप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर इसमें युग्मक बनने का कोई मतलब कर सकते हैं औचित्य ही पैदा नहीं होता है। अगला इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी कि आपका इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सच तो बात है। अगला है युग्मनज नहीं बनता है। भाई अगर युग्मक नहीं बना तो युग्मनज कहां से बनेगा। ठीक है, इसमें विभिन्नता में भी क्या आती है भैया, कम आती है, मतलब कि विभिन्नता में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। 2 पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एक जनन किसे कहते हैं और जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैं आपको एक चीज इसमें से ले लेता हूँ, नर जनन तंत्र क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसको पहले इस स्लाइड में पढ़ा देता हूँ। देखो बाबू, नर जनन तंत्र, यहाँ पे मैंने लिखा है नर जनन तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो चित्र का कोई जानना जरूरी नहीं है, ऐसे मैंने चित्र नहीं दिखाया है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम थी चित्र दिखाने में, हमें चित्र बनाने नहीं आता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये समझ लेते हैं इसे। हमारे पास क्या होता है, नर जनन तंत्र में क्या क्या आते हैं, वृषण आते हैं, फिर वृषण कोष आता है, शुक्र वाहिनी आती है, ग्रंथियां आएगी और लास्ट में क्या आएगा, सीसन आएगा। अब देखो वृषण का काम क्या होता है, आपके पास वृषण पाए जाते हैं, वृषण में क्या होता है, स्पर्म तैयार होता है, या फिर मैं कह दूं कि आपका क्या होता है, बीज यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, बीज का निर्माण यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, वृषण कोष को देता है, वृषण कोष से क्या होती है, शुक्रवाहिनी आती है, और शुक्रवाहिनी के बाद ग्रंथियां आती हैं, जिसको हम लोग पाद कर सकते हैं, या फिर कह लो अपनी भाषा में हम लोग रास्ता कह सकते हैं। इस रास्ते का शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, हमारी स्पर्म को सीसन के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मादा जनन तंत्र में उसको सप्लाई करना किसका काम होता है, सीसन का काम होता है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि नर जनन तंत्र में वृषण होते हैं, जहां पे हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के बाद वृषण कोष में आता है, वृषण कोष के बाद हमारा शुक्रवाहिनी में आता है, और ग्रंथियां जो होते हैं, ग्रंथियों का काम होता है हमारी सीसन के द्वारा जो फीमेल होगी, फीमेल जो मादा जनन तंत्र है, उसके मादा जनन तंत्र में हमारे स्पर्म को यानी हमारे बीज को सप्लाई करना, और इसको सप्लाई करने के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखो, इसमें आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका अंडाशय। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में अंडाशय होता है, फिर उसके बाद आएगा हमारा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के बाद आता है गर्भाशय, गर्भाशय के बाद आता है योनि, योनि के बाद आ जाएगा आपका निषेचन। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब आपने स्पर्म क्या मतलब स्पर्म हुआ, स्पर्म का सप्लाई जब हुआ तो सबसे पहले कहां जाता है, इसमें जाएगा, इसके बाद हमारे अंडवाहिनी में जाएगा, उसके बाद गर्भाशय में जाता है, और कह लीजिए कि मतलब बेबीज का क्या होने लगता है, निषेचन होने लगता है, यानी जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम देते हैं, यानी कि आपका जो गर्भधारण है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि गर्भधारण से रोकने का भी उपाय जानेंगे, और साथ साथ में मैं बता दूं कि इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि गर्भधारण कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। साथ साथ में मैं ये भी इसमें बता दूंगा कि जो हमारे बेबीज उत्पन्न होते हैं, जैसे गांव में भ्रांतियां हैं कि सिर्फ हमारे जो बधुए हैं वो सिर्फ लड़की पैदा करती है या फिर लड़के पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग फिर चर्चा, चलिए बच्चे लोग अब हम लोग देखते हैं पुष्प पादपों के लैंगिक जनन क्या होते हैं, या फिर मतलब इसमें जनन कैसे होता है।
तो अगर मैं कहूँ कि पुष्प पादपों के लैगिंग जनन, यानी कि मतलब साधारण तौर से आप समझ गए कि पुष्प पादपों में कौन सा जनन भैया होता है, लैगिंग जनन होता है। और मैंने लैगिंग जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पहले से बता रखा है। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इन सभी के बारे में मैंने पहले से ही बताकर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो अगला मैंने लिखा है कि पुष्प तथा इसके भाग, यानी कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो हमारे फ्लावर होते हैं और उनके पार्ट होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला तो बात करते हैं हम लोग फ्लावर, यानी कि पुष्प कहते किसको है। प्रोहो का रूपांतरण होना पुष्प कहलाता है, यानी प्रोहो का रूपांतरण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। अब देखो अगला हमने लिखा है परागण, यानी कि परागण का ही सब खेल रहता है पुष्प में। अब परागण कहते किसको है, परागण का वर्तिकाग्र पर आना हमारा परागण कहलाता है। मगर सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, परागण का परागण पे आना क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। यानी मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा परागण लिखा है, परागण का वर्तिकाग्र पे आना परागण कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो जो परागण हमारे होते हैं भैया दो प्रकार के होते हैं या फिर टू टाइप के होते हैं। एक तो हमारे आते हैं सौ परागण और दूसरा आते हैं परपोषी पोषण परागण, यानी जिसमें एक में सौ परागण जो होते हैं वो बहुलिंगी होते हैं, जबकि जो पर परागण होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, एक लिंगी होते हैं। अब एक लिंगी और बहुलिंगी का मतलब आसानी से जानते होंगे, मुझे विश्वास है। अगर नहीं जानते होंगे तो आपको बुक पढ़िएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें बहुलिंग का प्रयोग किया गया और जिसमें एक लिंग का प्रयोग किया गया उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। आ जाओ कि पुष्पी पादप में निषेचन कैसे होता है, निषेचन की प्रक्रिया कौन कौन सी है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले भैया हमारा आता है पुष्प, और पुष्प के बारे में पहले बता दिया है मैंने कि परोह का रूपांतरण हमारा क्या कहलाएगा, पुष्प कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा बाह्यदल। बाह्यदल का काम क्या होता है कि इसकी बाह्यदल का मतलब होता है सहायक अंग, यानी हमारे पुष्प में जो सहायक जो हेल्पिंग पार्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बाह्यदल। ऐसे हेल्पिंग पार्ट दो होते हैं, एक का नाम होता है दलपुंज, यानी कि दलपुंज भी हमारे क्या है, सहायक अंग है। अगला आता है पुमंग। पुमंग को हम लोग नर जननांग कहते हैं। नर जननांग कहने का मतलब है जिस तरीके से तुम मेल में कहते हो ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि मान लो सीसन वगैरह कह दिए तुम, मैंने कहा ना पहले बता दिया था मैंने कि सीसन या फिर वृषण कह लो, वृषण कोष कहो या फिर शुक्रवाहिनी कहो या फिर ग्रंथियां कहो, तो ये सभी हमारे क्या आ जाते हैं, नर जननांग में आती है। ठीक इसी तरीके से पुष्प में पुमंग पाया जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका या फिर मतलब फूल का एक स्पर्म या फिर ट्रांसवर्जन होता रहता है। ठीक है, अगला हमारा आता है जयांग। जयांग मादा जनन तंत्र है, यानी कि इसको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगला टॉपिक देखो परागण का वर्तिकाग्र पे आना हमारा क्या, फिर से यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, सॉरी आपके लिए। अब यहाँ भी होगा परागण। परागण का वर्तिकाग्र पे आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये होता कहाँ पे है कि नर और मादा युग्मक का संलयन अंडाशय का फल में बनना इसका मतलब होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल सबसे अच्छा मैं समझाता हूँ एक मानव में, ठीक है, मानव के लिए। अब देखो मानव में क्या होता है, मैंने कहा कि स्पर्म है भैया, मानव के अंदर स्पर्म होता है, यानी कि एक मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म निकलता है और स्पर्म क्या करता है, वो एक स्त्री को यानी कह सकते हैं महिला के यहाँ पे जाता है, ओवेरिस में जाता है, यानी जिसको कह लो कि इसको हम लोग कह देते हैं बेसिकली कि गर्भाशय में जाता है, या फिर मतलब ये गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय में जाने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा मतलब कह दीजिए कि 9 महीने तक फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि 9 मंथ का क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद हमारा बेबीज तैयार हो जाता है या फिर निकल जाता है। ठीक है, मतलब जन्म ले लेता है। तो ठीक यहाँ भी वही चीज होगा, अंडाशय में संलयन होगा, युग्मक को क्या मतलब मिक्सिंग कर लिया जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन किया जाएगा और यही क्या हो जाता है हमारा लास्ट में जाकर फल में यानी कि फ्रूट में उत्पन्न हो जाता है। यानी फ्रूट करने का मतलब यहाँ पे जो बेबीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बेबी ना होकर बल्कि क्या होता है भैया, फ्रूट होता है, यानी कि फल होता है। बात वही है, यहाँ के लिए बेबी है, यहाँ के लिए फल है। अब देखो अगला हमारा टॉपिक आता है कि भैया बीजांड का बीज में बदलना किन किन तरीकों से होता है। तो पहला देखो इसमें द्विखंडन विधि आता है। द्विखंडन में क्या होता है भैया, एग्जांपल में बता दूं तो इसमें अमीबा आ जाएगा। अमीबा का काम क्या होता है, देखो अमीबा कैसे या फिर विखंडन करता है या फिर कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाता है। मैं कह दूं कि ये एक तो क्या है, अमीबा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जब टूटेगा ना तो 2 टाइम में टूट जाएगा। एक यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है, फिर ये जब टूटेगा तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या कहा जाता है, द्विखंडन विधि कहा जाता है। ठीक है, आई होप मुझसे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा होता है हमारा बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है क्या हो जाता है इसका,
प्लाज्मोडियम हो जाता है। ठीक है, एक चीज तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो एग्जांपल होते हैं एग्जांपल को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला थर्ड नंबर आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। अब देखो हाइड्रा में मुकुलन का मतलब क्या है, तुम लोगों को नहीं पता हो सकता है तो बता दूं कि ऐसे देखो हाइड्रा मान लो सपोज दैट ऐसे ऐसे मुझे चित्र बनाने नहीं आता है, घुसाना मत। ये हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में क्या होता है, ऐसे तीन चीजें निकल जाती है भैया, तीन चीजें निकल जाएगी, इधर से भी निकल जाएगा, तो इसका फिर से एक और पार्ट ये टूट जाता है, टूटने के बाद दूसरा बन जाता है, तो वही हमारा क्या कहा जाता है? वो खंडन विधि कहा जाता है। ठीक है, सॉरी मुकुलन विधि कहा जाता है। नंबर 4 हमारा आता है विजाणु का निर्माण। ठीक है, विजाणु का निर्माण में देखो एक नए जीवों में बदलना हमारा क्या कहा जाता है? विजाणु का निर्माण कहा जाता है। मतलब अगर मैं कह दूं जैसे मान लो कि ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में से क्या हो रहा है, ऐसे मान लो कि ऐसे यार यहाँ पे ये धरती से ये सट गया है और सटने के बाद एक ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो सटा हुआ है यहाँ से कुछ ना कुछ तो देखोगे कुछ दिन के बाद यहाँ पे शोर आने लगता है, मतलब कर सकते हैं कि यहाँ से क्या होने लगेगा, ये धीरे धीरे पृथ्वी में एक अलग से पेड़ उत्पन्न होने लगता है। तो मैं हम लोग क्या करते हैं, गाँव के लोग यहाँ से कट करते हैं और कट करके इसको ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये भैया मेरा क्या हो गया है, ये विजाणु का निर्माण हो गया, यानी कि नए जीवों में बदल गया। ठीक है, अगला देखो 5 नंबर आ जाता है पुनर्जनन, यानी जिसमें ये होता है किसमें है? प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। अब देखो पुनर्जनन का मतलब क्या होता है, मैं कह दूं कि एक प्लेनेरिया ऐसे करके ऐसे होती है। ठीक है, अब देखो ये प्लेनेरिया क्या होगा, जगह जगह से कट जाएगा, तो इसका भी फिर से एक तो ऐसे तैयार हो जाएगा, इसका भी कटा हुआ एक तो ऐसे तैयार हो जाएगा, इसका भी कटा हुआ ऐसे तैयार हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पुनर्जनन हो जाना। ठीक है, अब देखो खंडन क्या होता है, खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है। नंबर 7 में हमारा आता है कर्तन विधि। कर्तन विधि का मतलब क्या होता है? कर्तन विधि का ज्यादातर जो प्लांट होते हैं, जैसे क्या बोला जाता है, अड़ौल या फिर गड़ौल बोला जाता है, उसमें से तुम लोग क्या करते हो, एक तो टहनी को ऐसे खड़ा रहता है, टहनी पेड़ है, ऐसे ऐसे कई को टहनियां है, यहाँ पे फूल लगा हुआ है, तुम जाते हो ब्लेड लेकर जाओ, यहाँ से कट करोगे और फिर दूसरे जगह इसको शिफ्ट कर दोगे और वहां पे वो क्या होता है, एक पेड़ तैयार हो जाता है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कर्तन विधि, यानी कि काट कर किसी चीज को लगाना हमारा कर्तन विधि में आता है। ठीक है, तो दूसरा चीज हमारा आता है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब होता है कि किसी पे दाब प्रेशराइज करके उसको क्या कर लेना, उसमें से शोर वगैरह निकाल लेना। 9th में आता है रोपण। और रोपण बेसिकली किस चीज में होता है? हमारे धान में रोपण कृषि होती है। ठीक है, धान में देखो एक जगह क्या करते हो, ऐसे खेत तैयार करते हो, खेत में क्या कर देते हो कि बीज डाल देते हो, बीज कुछ दिनों के लिए क्या कर देते हो, इसमें जिसको कहते हो तुम लोग बिया बो दिए, हम लोग बिया बो देते हो। बिया बोने के बाद जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बड़े, यानी कह लो कि 15 से 20 दिन के बाद तुम क्या करते हो, इसको दूसरे अपने खेतों में शिफ्ट कर देते हो, इसमें क्या करते हो, रोपनी करवाते हो, अपने में ऐसे 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 गाड़ देते हो, ये हमारा क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। रोपण कई चीज में होता है, कॉफी का रोपण होता है, चाय का रोपण होता है, धान का रोपण होता है, गन्ने का रोपण होता है, बहुत सारी चीजों का रोपण होता है। ठीक है, तो आई होप मुझे आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अगला टॉपिक हम लोगों का आता है क्या भैया, कि जननांग के स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। मतलब कह सकते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जो हमारी जन्म होती है, इसमें भूमिका सबसे ज्यादा किसकी रहती है? अक्सर गांव की जो हमारी माताएं हैं वो भ्रांतियां फैलाती रहती हैं, अपनी कह सकते हैं बहुओं को बोलती रहती है कि तुम सिर्फ लड़का पैदा करती हो या फिर तुम सिर्फ लड़की पैदा करती हो। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे क्रोमोसोम के लिए कि एक बेबीज को उत्पन्न करने में लड़का और लड़की पैदा होती है, इसके पीछे किसका रीजन रहता है। तो मैं अगर बता दूं, इधर जैसे मान लीजिए ये मेरा पुरुष हो गया, मतलब मेल हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं, इधर हमारी महिला हो गई, जिसको हम लोग इंग्लिश में फीमेल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एक जो महिला होती है, महिला में क्या होता है, अब मैं अगर बेसिकली आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम हमारे होते हैं भैया, क्रोमोसोम क्या है, कुछ लोग बोलते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम का देखना मीनिंग मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ये आपके टॉपिक में भी नहीं है, मैं टॉपिक इसको ऐड किया हूं। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, एक ये कह सकते हैं कि हमारा केमिकली सब्सटेंस होता है, जिसको आप लोग दूसरे लैंग्वेज में हार्मोन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि महिला में ये जो क्रोमोसोम होता है XX के रूप में पाया जाता है, यानी एक महिला के अंदर, मतलब महिला के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब कह सकते हैं XX क्रोमोसोम उसके पास पाया जाएगा। जबकि मैं एक पुरुष की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, XY पाया जाता है। ठीक है, इसके पास क्या पाया जाएगा भैया, XY पाया जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूं, देखो जैसे मान लो कि ये हमारे, अब क्या करेंगे भैया, इनको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही हमारे लिंग निर्धारण करते हैं कि भैया हमारा लड़की होगा या फिर लड़का होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमारे गांव में भ्रांतियां क्या हो जाती है कि महिलाओं को लड़का नहीं हो रहा है, या फिर महिलाओं को क्या कह सकते हैं कि लड़की नहीं हो रही है, मतलब किसी एक चीज में कह सकते हैं आरोप लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की गाँव में 2-3 लड़कियां होंगी और लड़का नहीं हो रहा है, तो लोग कहने लगते हैं कि ये मतलब खराब है, इसका खाली हरदम लड़की होती है। अब इसका कारण बताता हूं, देखो अगर मान लो ये दोनों क्या करते हैं, आपसी मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने का मतलब ये रिलेशन बनाते हैं, या फिर मतलब कह लीजिए
सेक्सुअली कंटेक्ट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअली जब ये दोनों लोग कनेक्ट होंगे तो इसमें क्या होगा कि भैया स्पर्म का, यानी जिसे मैं हिंदी में बोल दूं बीज का आदान प्रदान होगा। यानी कि जो हमारे कह सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, बीज ही कह लो, बीज का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। मैं जब पढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोग दिमाग मत लगाना। इसका क्या होगा भैया, पुरुष का स्त्री में जो हमारे, जैसे मालूम मैंने कहा था पहले पढ़ाया, तो उसमें कहा ना कि हमारे सीसन का काम क्या होता है। सीसन का दो काम होता है, एक हमारे टॉयलेट को पास करना, दूसरा हमारे स्पर्म को पास करना, ठीक है भैया। तो जब अगर कोई व्यक्ति हमारा जब वो सेक्सुअली कनेक्ट रहता है किसी व्यक्ति से, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, टॉयलेट ना निकलता है मतलब मूत्रमार्ग बंद करके, बल्कि उसके अंदर से क्या निकल जाएगा, स्पर्म निकल जाएगा। और ये स्पर्म जाएगा कहाँ पे, महिला की योनि, या फिर मतलब कह सकते हैं कि महिला के वजाइना में जाता है, ठीक है। अब देखो तो ये इसके पास क्या है, एक्स है। तो अब मैंने कहा कि इन दोनों का क्या होगा, जब ये लोग क्या करते हैं सेक्सुअली कनेक्ट हो जाते हैं, तो भैया स्पर्म क्या होगा, इधर से ये स्पर्म आया, स्पर्म आकर इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब योनि में चला गया या फिर वसाइना में चला गया, तो वसाइना से जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अब देखो अगर मान लो एक महिला के पास तो ऑलवेज टाइम एक्स ही है, ठीक है, इसके पास तो सिर्फ एक्स ही है, तो मैं बता दूं कि एक पुरुष से आता है, एक महिला से आता है। जो क्रोमोसोम होता है एक पुरुष से आएगा और एक महिला से आता है। तो इसके पास से मान लो एक्स आ गया, इसके पास तो कर लो एक्स, क्या ये हरदम एक्स ही दे सकती है, वाई तो इनके पास होता ही नहीं है। और अगर मान लीजिए इधर पुरुष से वाई आ जाए, तो यहाँ पे कौन पैदा लेगा, तो हमारे बॉयज जन्म लेंगे, ठीक है। लड़का जो स्त्री रहेगी उसके कौन जन्म ले सकता है, तो बर्थ जो होगा भैया, बर्थ मतलब कह सकते हैं जो लड़का या लड़की का जन्म होगा, तो इस पे यहाँ पे किसका जन्म हो जाएगा, लड़के का जन्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लो यहां से भी हमारे एक्स आ जाए, यानी कि पहले औरत का एक्स आया हुआ था, दूसरा अभी भी एक्स अगर पुरुष से भी आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स जन्म लेगी। अब एक चीज बताओ, किसका दोष है, बॉयज लड़की का दोष है या फिर लड़की का दोष है। गांव में भ्रांतियां जो फैली हैं, मुझे आशा है कि यहाँ से आज के बाद आप लोग समझाने की कोशिश करोगे कि ये भ्रांतियां किसके अंदर रहनी चाहिए भैया, लड़कों के अंदर का भी रहती है, जिसके कारण हमारे लड़के नहीं हो पाते हैं। इसमें क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि जो हमारा एक्स वाई होता है ये किसके पास रहता है, पुरुष के पास रहता है, जबकि एक्स एक्स हमारी महिला के पास रहता है। जब जब हमारे एक्स वाई का मीटिंग होगा तब तब हमारी लड़की जन्म लेगी, और जब जब एक्स एक्स का मीटिंग होगा तो हमारी लड़की जन्म लेगी, और जब एक्स वाई का जन्म होगा तो हमारे बॉयज जन्म लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखो जो रोगों का लैंगिक संचरण होता है मतलब कि आदान प्रदान होता है, वो तो बेसिकली कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग दो तरीके से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि एसटीडीएस यानी कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी क्या हो जाता है, हो जाता है या फिर हो सकता है। इसमें सबसे पहला मैंने लिखा है जीवाणु जनित, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरिया थ्रू, ग्लोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, ये सभी जो है जीवाणु जनित है। जबकि विषाणु जनित यानी कि वायरस के थ्रू में क्या होता है, सर्विक्स कैंसर हो सकता है या फिर एड्स हो सकता है। अब देखो मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ एड्स पे। एड्स होता क्या है, एड्स भैया देखो, अगर सपोज दैट मान लो कोई पर्सन है या फिर तुम लोग बाल कटवाने के लिए जाते होगे, तो बाल कटवाने के लिए अगर जाओ और उसने क्या किया, बाल काटने वाले ने क्या किया कि एक पर्सन का, किसी पर्सन का उसने क्या किया हुआ है, दाढ़ी बनाया हुआ है, ठीक है। और वही दाढ़ी बनाया हुआ है उसका क्या हुआ था, कट गया था। सपोज दैट कहीं से उसका कट गया था, उसमें उस जो ब्लेड था, ब्लेड में क्या हो गया, उसका ब्लड आकर लग गया, ठीक है। अब तुम गए तो तुम जाते हो तो क्या करते हैं, अभी बार्बर वाले होते हैं ना, तो वो ब्लड को, ये ब्लेड को चेंज नहीं करता है। तो जब चेंज नहीं किया, उसी से आपका भी बना दिया, तो इससे क्या हो सकता है कि आपको क्या हो जाएगा भैया, एड्स हो जाएंगे। पहला तो नंबर ये रहता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर आपने क्या किया, किसी के साथ सेक्सुअली कनेक्ट हुए, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं किसी के साथ जब जो इच्छा जागृत होती है उसको संतृप्त करने के लिए आपने क्या किया, किसी के साथ सेक्सुअली कनेक्ट हुए और उस टाइम में यूज कंडोम नहीं किया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप बार्बर पे जाते हैं, बाल कटवाने के लिए जाओ, तो उसे बोलो कि हमारे क्या कर दो, ब्लेड को चेंज कर दो। और अगर किसी के साथ मीट कर रहे हो, मतलब मिल रहे हो, तो फिर यूज कंडोम का प्रयोग कर लो, ठीक है। अब देखो हमारा आता है लास्ट और द एंड पॉइंट, गर्भरोधन। हमारे चैप्टर का ये है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो गर्भरोधन क्या होता है।
प्रेगनेंसी को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम किसी के साथ संबंध बनाएं, बट हमारे पे मतलब हम कोई भी लड़की चाहती है कि हमारे अंदर बेबीज पैदा करने के मतलब ना हो, यानी कि हम लोग प्रेगनेंसी ना प्राप्त करें, तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे मैं कह दूं यांत्रिक अवरोध यानी कि मैकेनिकल में क्या हो सकता है, तो आपको यूज करना पड़ेगा कंडोम का। ठीक है, अब ये आपको या तो मेडिकल पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास में रहते हैं तो आप वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नो मतलब कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई आपके दबाव नहीं मिलाया जाता है कि आप इसका उपयोग कब करोगे, कहाँ करोगे, ये सब पूछा वछा नहीं जाता है। आप चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी एक हमारे अंदर कानूनी कार्रवाई भी की गई है जिसमें कि कहा गया है कि अगर 18 साल का लड़का है और वो अपनी मतलब शारीरिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी के साथ मतलब जाता है, तो आप उसको रुकाओ या फिर रुकावट नहीं डाल सकते हैं। चाहे ऐसा वो अगर होटल में पकड़ा जाए या फिर ओयो में पकड़ा जाए, तो उसका कभी भी वैसा चीज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा हमारा आता है रासायनिक अवरोध, यानी जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल। अब केमिकल में क्या आ जाते हैं भैया, मेडिसिन आपका आ जाएगा। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियोस भी बनाया हुआ है, अगर आपको इच्छा हो तो आप उसको देख सकते हो कि कौन कौन सा मेडिसिन होता है जिससे कि हम लोग अपने गर्भ को रोक सकते हैं। या फिर देखिए अभी बेसिकली मैं बता दूं, गर्भपात करवाना तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। अगर ऐसा सोचे होगी कि चलो कोई बात नहीं गर्भपात करवा लेंगे, तो ये देखो ये कानूनी मतलब जुर्म है, इसको आप करवा नहीं सकते हो। ठीक है, अगला देखो आईसीयूडी का। आईसीयूडी में क्या करते हैं, लूप कर लेते हैं। लूप का मतलब कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर टी क्या होता है, तो एक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कटोरी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि डॉक्टर लोग इस्तेमाल करता है, मतलब कि डॉक्टर लोग शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो दूसरा चीज आता है हमारा नसबंदी। नसबंदी क्या हो जाता है कि नसबंदी में या तो स्त्री की नसों को काट दो, जो कि स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन की जहाँ क्षमता है उसको कट कर दो, या फिर पुरुष की कट कर दो। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो मतलब नसबंदी हो जाने के बाद आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। अब दूसरा चीज, कुछ लोग अगले जब मैंने वीडियोस बनाया था उसमें कुछ लोग कहे हुए थे कि अगर नसबंदी हमारी हो जाती है तो क्या फिर से बेबीज उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल ना, फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि मेरे नसबंदी को मतलब हटा दो, तो हटा देंगे। तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, लड़के को मतलब जन्म देने के लिए मतलब कर सकते हैं, आपका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा या फिर स्पर्म जाने लगेगा। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है आपको ये जीव चालन कैसे करते हैं चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे जो चैनल है लक्ष्य शूटर उसको सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियोस को आगे शेयर जरूर करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ इसी रिवाइज इंडिया की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।